हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है रिंकू सिंह। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर लेसन पढ़ेंगे। और हम सारे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे कि हम केवल इम्पोर्टेंट लाइन पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें मोस्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल है। लड़की एक रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब हम भी सोचेंगे भी 100 साल पहले क्या हुआ था, तो किसको क्या पता चल सकता है, क्योंकि 100 साल का पता भी नहीं होता है। जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम क्या करेंगे? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न को देख सकते हैं, अखबार पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें करके हम पता लगा लेते हैं कि कल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था। हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे उसके पता करने के लिए। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे? अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, शिकार करते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार थे, किस प्रकार थे, वैज्ञानिक थे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे या कौन से गीत सुनते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यहीं से संग्रह कर लेते, जोड़ लेते, इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट का मतलब होता है शिकार करते थे। पता लगाओगे सुलेमान किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ, फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। गाय, भेड़ को, बकरी को, बैल को, इनको पालतू बना लिया था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भाग भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ इनका। ये आया तो ऊपर ये सुलेमान और किरथर, ये सुलेमान, ये किरथर। अब ये सुलेमान और किरथर है यहाँ, ये है सुलेमान और किरथर। सुलेमान ये है। अब ये है मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाओ। अब ये हमने बताया था अभी आपसे, ये है सिंधु नदी, और इसको है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 साल पहले हुआ था इनका। अब आता है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गए वो। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी और रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी थी। पहले जोखिम भरी थी क्योंकि उतने साधन नहीं थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था अब ये काम हमें करना है। और जो भी काम ऐसा सोच लेता है कि भाई मुझे ये काम करना है, वो कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी मेहनत पर जोर देना चाहिए, मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आगे आता है कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। आपदाएं होती है जैसे सूखा पड़ गया, भूखमरी, बाढ़ आ गई, इनसे सभी लोग इधर से उधर जाते थे। कभी कभी सेनाएं जाती थी विजय प्राप्त करने के लिए। अब ये है धार्मिक लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकता रखते थे। ये हर टाइम में होता है।
कोई बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो रोचक कार्य करना चाहते हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम इंडिया इंडिया बोलते हैं, सभी को पता है। इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। जैसे नामों का प्रयोग है हम करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडिया निकला है इंडस से। एक क्वेश्चन यही बनता है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सिंधु ना सिंधु नदी है, क्योंकि सिंधु नदी के निकट ही पहले हमारे पूर्वज रहते थे। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस है तो आपके पास, उसमें देखना है आप सभी को। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस बोला था। सिंधु वालों ने हिंदोस बोला था, ठीक है, क्या बोला था, हिंदोस। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। आप सभी को पता होगा वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया गया। पहले एक समूह के लिए किया गया था, फिर उसके बाद पूरे देश के लिए किया गया था। ये लिख रखा है ना, भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, पहले एक छोटे से समूह के लिए किया गया था, फिर पूरे देश के लिए किया गया था इसका प्रयोग। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पुरानी लिखी गई। जो नीचे दी गई है ये 1000 साल पहले की है। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये इसको देख रहे हो। भुर्ज हिमालय में उगने वाला एक पेड़ होता है जिसकी छाल से बनाए जाते थे, उसकी छाल के ऊपर लिखे जाते थे सारे। अब आता है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लिखी गई पुस्तकों से में ढूंढकर पढ़कर हम, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए इन्हें क्या कहते थे, पांडुलिपि। पांडुलिपि इंग्लिश के वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट से बनाया। तो मैनु का अर्थ क्या होता है, मैनु का मतलब होता है हाथ से निकलना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल होते हैं जो ऊपर की जो लेयर से होती है उसके ऊपर लिखे जाते थे। उन्हें भोजपत्र पर कहते थे, भोजपत्र। वर्षों में इनमें से पांडुलिपि, जो ये पांडुलिपियाँ थी, इनको कीड़े मकोड़े खा गए, क्योंकि पहले के समय में, आज से हजारों साल पहले, इनके रखने के लिए, इनके रख रखाव के लिए हमारे पास उचित प्रबंध नहीं थे। तो इन्हें क्या हुआ, हम ऐसे ही रखते थे उस टाइम, तो इनमें कीड़े मकोड़े लग जाते थे, उनको नष्ट कर दिए थे। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, आज के टाइम भी उपलब्ध है। ये प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों में, विहारों में, ऐसी जगह पर मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधि वगैरह होती है ना, उनके बारे में लिखा होता है, विज्ञान के बारे में लिखा होता है। इन पुस्तकों में मान्यताएं वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी होती। इनके अतिरिक्त इनमें महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम आदमी करते हैं। जिस भाषा का प्रयोग आम आदमी करते हैं उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थरों के ऊपर लिखे जाते थे, पत्थरों पर या धातुओं पर। ऐसी अपेक्षाकृत कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लिखे जाते थे, उकेरे जाते थे। कभी कभी जो शासक होते थे वो कभी कभी अपने बारे में लिखवाते थे। लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभिलेख, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख जिनमें राजा तथा रानियों, अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे, अपने कार्य। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। आपने देखा हो ये करते हैं, जैसे कई बार हड़प्पा संस्कृति, इनसे मिलते हैं ये सिक्के, ये मटके। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं।
वो नष्ट नहीं होते क्योंकि उनकी पकाई अच्छे से होती है, वो नष्ट नहीं होते हैं। जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, मछलियों की हड्डियां होती हैं उनको भी वो ढूंढते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो वनस्पतियों के अवशेष है ना, अवशेष, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बच पाते हैं। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहास प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या अनेक है, कोई कैसे बता सकता है अतीत एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? आपने ध्यान दिया? क्या था इसका? क्या, कब, कैसे और कहाँ, ये था इसका। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य, ये जो तथ्य है इसका की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लिए अतीत के अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे उस टाइम पर भी। मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल, मछलियाँ पकड़ते थे उस टाइम में, शिकार करते थे, फल फूल को इकट्ठा करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों का निर्भर थे। इस तरह से भेद अतीत में भी विद्यमान रहा। अतिरिक्त अन्य तरह का भेदभाव है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा यदि यही कारण है कि रखते थे, वो यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके बारे में द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में पढ़ सकते हैं, परंतु आम आदमी के बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो लिखवाने का काम तो वो शासक ही करते थे। तिथियों का महत्व, तिथियों का मतलब, अब तिथियों का मतलब क्या होता है? डेट का। अब इसके बारे में अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तिथि, तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। अतः 2000 कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए, अब इसमें दिखाया गया है इतिहास की तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखते हो, हिंदी में ईस्वी लिखते हैं हम, हिंदी में लिखी मिलती है हमें, परंतु इसका मतलब होता है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये, इसे बोलते हैं एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जैसे ईसा मसीह का जन्म था उसके वर्ष से हम मानते हैं। कभी कभी AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ये ऐसे ये होती थी लिपि। इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।